नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पर्टुसिस और वूपिंग कॉफ के बारे में। मोटे मोटे तौर पे मैं बात करूं तो हमने पढ़ा उसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में, जिसको हमने बोर्डेटेला पर्टुसिस बोला। वूपिंग कॉफ जो है उसको पर्टुसिस को ही हम वूपिंग कॉफ या 100 डेज कॉफ के नाम से जानते हैं। वूपिंग हमने कहा इसलिए बोलते हैं क्योंकि पर्टुसिस जो होता है उसमें बच्चे को रेस्पिरेटरी एलिमेंट होते हैं, और उसमें जब बच्चा कॉफ करता है, 3 फेज हमने पढ़ी थी, और जिसमें जो प्रोक्सिमल फेज होती है उसमें बच्चे को इंस्पिरेटरी वूप साउंड आता है, जो एक हाई पिच साउंड है, इसलिए उस कॉफ को हमने वूपिंग कॉफ बोला, और चाइनीज लोग इसे 100 डेज फीवर कॉफ के नाम से बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की हमने बात की थी, 7 to 14 डेज का रहता है, और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन खुद कैसे रहता है हमने बोला। इस बीमारी के अंदर कोई सब क्लिनिकल या क्रोनिक कैरियर स्टेज वहां पे देखने को नहीं मिलती है। पर्टुसिस डिजीज जो होती है उसका सेकेंडरी अटैक रेट 90% से भी ज्यादा देखने को मिलता है। इंसिडेंस फैटेलिटी जो है वो फीमेल में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल चाइल्ड। और इस बीमारी के अंदर इनिशियली जो है फीवर, ड्राई कॉफ और जो है रेस्पिरेटरी एलिमेंट के सारे सिम्टम रहते हैं, लेकिन अगर ट्रीट ना किया जाए तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन जो है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस और ब्रोंकियोटेक्सिस वहाँ पे होने की संभावना होती है। इसके अलावा सब कंजक्टिवल हेमरेज, एपिस्टेक्सिस और इमोप्टेसिस सेंट्रल जो है कॉम्प्लिकेशन के अंदर सेरिब्रल हेमरेज, कन्वर्जन और कोमा वहाँ होने की संभावना देखने को मिलती है। पर्टुसिस जो डिजीज थी उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस हमने पीसीआर और जो है नेजोफेरिंजियल स्वैब कल्चर टेस्ट वहाँ पे हमने करवाया, उससे आप कंफर्म डायग्नोस कर सकते हैं डिजीज को। सिम्टम के आधार पे भी डायग्नोस होता है, लेकिन इसके द्वारा कंफर्म डायग्नोस कर सकते हैं। ये कुछ सीरोलॉजिकल मेथड है जिनके द्वारा हम डायग्नोस करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस हमने पढ़ा था, एरिथ्रोमाइसिन देते हैं, जिसकी डोज 40 mg/kg यूआईडी रहता है, और इट्स फॉर 10 डेज। एंड वैक्सीन जो है डीपीटी हमने पढ़ा, जो है इंट्रामस्कुलर दिया जाता है डीपीटी, 1.5 और 3.5 महीने पे, और फिर बूस्टर डोज दिया जाता है। तो ये बात की थी हमने पर्टुसिस, वूपिंग कॉफ और 100 डेज कॉफ के बारे में। इस वीडियो की कड़ी के अंदर आज हम एक नई डिजीज लेके आए हैं कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर, और नाम है इसका मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस आज की डिजीज रहेगी हमारी। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। मेनिंजाइटिस यहाँ पे हमने वर्ड लिखा, मेनिंजेस जो है वो कवरिंग को बोलते हैं, ब्रेन की कवरिंग को, जो नंबर में 3 होती है, ड्यूरामेटर, पायामेटर और एक्नोमेटर। तो उनका इन्फ्लामेशन मेनिंजाइटिस कहलाता है। तो मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेसिकली वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों की कवरिंग होती है, तो हम कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस डिजीज जो है वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। ये डिजीज का पॉजिटिव एजेंट जो रहता है वो निजीरिया मेनिंजिडाइटिस, दिस इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, एंड दैट इज निजीरिया मेनिंजिडाइटिस। ये एक ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया है ना, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, डिप्लोकोकाई ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया मेनिंजोकोकस मेनिंजाइटिस। ना ग्राम स्टेनिंग के आधार पे हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, सम बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एंड सम इन ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है। इस मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस को सेरिब्रो स्पाइनल फीवर के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज हमने बोला कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग का जो है वो को अफेक्ट करता है मेनिंजेस को। तो सेरिब्रो वर्ड फॉर ब्रेन एंड स्पाइनल वर्ड फॉर स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला बुखार जो है वो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का दूसरा नाम है। जैसे हमने पर्टुसिस में वूपिंग कॉफ और 100 डेज कॉफ पढ़ा, वैसे यहाँ पे इसका दूसरा नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फीवर। ये अफेक्ट करता है ब्रेन को, दैट इज सेरिब्रम, एंड स्पाइनल कॉर्ड को, दोनों को अफेक्ट करता है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस डिजीज जो है वो एंडेमिक डिजीज है हिंदुस्तान के अंदर, है ना। इन इंडिया इट्स ए एंडेमिक डिजीज इन इंडिया, है ना। ये बीमारी किस कैटेगरी में आती है? एंडेमिक डिजीज के अंदर। इंडिया के अंदर इसको एंडेमिक डिजीज के रूप में लिया जाता है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस को। बात करें हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो इट्स अबाउट 2 to 10 डेज, 2 से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। ऑन एंड एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड जो है 3 से 4 दिन का रहता है। एवरेज जो है वो 3 to 4 डेज का है, लेकिन ऐसे हम बात करें तो 2 से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का।
इस बीमारी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन रहता है, और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है, ये बीमारी जो है, कैरियर्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है कैश से। हालांकि कैश और कैरियर दोनों ही इन्फेक्शन के सोर्स बनते हैं, लेकिन कैरियर जो होते हैं वो ज्यादा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है कैश की बजाय। जो मीन ड्यूरेशन रहती है, कोई एक टेम्पररी कैरियर बन गया बीमारी का, कैरियर वो होते हैं जो खुद बीमारी से अफेक्ट नहीं होते हैं और बीमारी को कैरी करते हैं, उनको कैरियर कहते हैं। ये तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है ना। तो जो कैरियर होते हैं, टेम्पररी कैरियर, उनके अंदर भी ये लगभग 10 महीने तक रहता है। और जब एपिडेमिक कंडीशन होती है, उसमें कैरियर की रेट जो होती है वो 70 to 80% हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव एजेंट है निजीरिया मेनिंजाइटिस, ये कैरियर के अंदर 10 महीने तक रह सकता है। और जब एंडेमिक होता है, एंडेमिक मतलब जब ये डिजीज ट्रांसमिट होती है और सब लोगों में फैलती है, तो उस समय 70 to 80% डिजीज जो है उसको फैलाने का काम कैरियर ही करते हैं। तो कैरियर जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स बनते हैं इन्फेक्शन के, है ना, केस की तुलना में, है ना। कैरियर जो होते हैं केस तो फिर भी हम सिम्टम के आधार पे उसको आइसोलेट कर सकते हैं, पर कैरियर जो है वो विदाउट सिम्टम रहते हैं, इसलिए वो स्प्रेडिंग जो है वो ज्यादा कर देते हैं डिजीज का। और अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो डेफिनेटली एयर ड्रॉपलेट से ही फैलेगा, रेस्पिरेटरी के थ्रू ये फैलता है। एयर ड्रॉपलेट, रेस्पिरेटरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है बीमारी एक से दूसरे में किस तरीके से जाती है। तो मान लो मैं कैरियर हूँ या इन्फेक्टेड हूँ, जो भी हूँ, तो अगर मैंने वहां पे खांसा या छींका, तो थ्रू एयर ड्रॉपलेट जो है मेरे कॉन्टेक्ट वाले पर्सन को ये बीमारी हो जाएगी। एयर ड्रॉपलेट इज द ट्रांसमिशन वे। बीमारी का नाम है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। नाउ इस बीमारी की कैश फैटेलिटी रेट जो होती है, कैश फैटेलिटी रेट का मतलब होता है बीमारी से मृत्यु दर वो बहुत ज्यादा होती है, लगभग 80%, है ना। इस बीमारी की कैश फैटेलिटी रेट जो होती है 80% होती है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। तो बच्चों में फैटेलिटी रेट बहुत ज्यादा है इसकी, 80%। लेकिन अगर आप अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर दे इस बीमारी का, तो ये जो कैश फैटेलिटी रेट है जो 80% है, इसको घटा के हम 10% से भी कम कर सकते हैं, है ना। विद गुड अर्ली डायग्नोसिस एंड विद गुड ट्रीटमेंट वी कैन रिड्यूस द कैश फर्टिलिटी रेट लेस देन 10%। तो 80 और 10 से कम बहुत बड़ा अंतर है, और हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर दें डिजीज का। तो मेनिंजाइटिस इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, सेरेब्रोस्पाइनल फीवर हमने इसको बोला, इंक्यूबेशन पीरियड इज द 2 to 10 days। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कैरियर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन केस की तुलना में। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है एयर ड्रॉपलेट रहता है, रेस्पिरेटरी, और केस की फैटेलिटी रेट जो है 80% रहती है। कम किया जा सकता है 10%, जो है अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करके 10% से भी कम किया जा सकता है केस फैटेलिटी रेट को। अगला है ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, बीमारी होने के बाद में क्या इलाज रहेगा। तो इस बीमारी में जो केस होते हैं जिनको बीमारी हो चुकी है, उनके लिए पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। तो ट्रीटमेंट ऑफ केसेज इज पेनिसिलिन, उनका इलाज तो किससे करना है, पेनिसिलिन से। पर जो कैरियर है ना, जिनमें रिपोर्ट तो पॉजिटिव है पर सिम्टम नहीं है, उनके ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट रोल रहता है रिपाम्पिसिन। कैरियर जो होते हैं उनको किससे ट्रीट करते हैं, रिपाम्पिसिन से। और अगर कीमो प्रोफाइलैक्सिस देनी है, जैसे मान लो आप कांटेक्ट में आ गए, अभी तक बीमारी तो नहीं हुई है लेकिन यू वांट टू ड्रग एज ए प्रोफाइलेसिस, तो रिपॉम्पिसिन। कैस का ट्रीटमेंट पेनिसिलिन, कैरियर का ट्रीटमेंट रिपम्पिसिन, और कीमो प्रोफाइलैक्सिस आपको काम में लेना है कॉन्टेक्ट में आने के बाद में, तो क्या काम में लेंगे, रिपम्पिसिन। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ड्रग केस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैरियर का कैसे करते हैं। और ये सवाल तो पूछा है कीमो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ मेनिंजोकोकल, द आंसर इज रिपम्पिसिन। हमने पर्टुसिस की ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ी थी, तो एरिथ्रोमाइसिन थी, और यहाँ पे पेनिसिलिन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन जो है दवाइयाँ ज्यादातर यूज की जाती है। पेनिसिलिन को रिप्रेस भी करती है एरिथ्रोमाइसिन, लेकिन वहाँ ड्रग ऑफ चॉइस बनी एरिथ्रोमाइसिन, यहाँ ड्रग ऑफ चॉइस बनी पेनिसिलिन। और अगर आपको ट्रीटमेंट करना कैरियर का या कीमोप्रोफाइलैक्सिस काम में लेनी है, तो रिपम्पिसिन ना। इस बीमारी का ये तो इलाज की बात हुई, लेकिन बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हम बहुत फेमस लाइन है और बहुत बेसिक लाइन है। तो बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ तरीका है वैक्सीन। कम्युनिकेबल डिजीज जितनी भी है उनके प्रिवेंशन का तरीका वैक्सीन है।
हालांकि कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी वैक्सीन से ही प्रिवेंट होती है, लेकिन इनके प्रिवेंशन का तरीका है वैक्सीन। तो यहाँ पे वैक्सीन जो काम में ली जाती है, इट्स नॉट डीपीटी, इट्स नॉट डीपीटी, इट्स वैक्सीन जो काम में लिया जाता है। डीपीटी इसको नाम नहीं देंगे, हम इसको नाम दे देंगे हिब वैक्सीन। क्या नाम देते हैं? हिब वैक्सीन। तो वैक्सीन जो काम में लिया जाता है, वैक्सीन किल्ड वैक्सीन होता है, सेल्यूलर फ्रैक्शन होता है, जबकि डीपीटी वैक्सीन जो था वो ए सेल्यूलर वैक्सीन था। लेकिन यहाँ पे जो वैक्सीन काम में लेता है वो किल्ड सेल्यूलर फ्रैक्शन वैक्सीन काम में लेते हैं। डीपीटी हम आई में लगाते हैं, इसको सबक्यूटेनियस लगता है 0.5 ml, है ना। इसका देने का रूट क्या रहता है? सबक्यूटेनियस। वैक्सीन काम में लेते हैं मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के प्रिवेंशन के लिए। और ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो यूज किया जाएगा वो किल्ड वैक्सीन होगा और सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन है। मेनिंजोकोकल वैक्सीन इसको नाम देते हैं। वैक्सीन कौन सा रहेगा? मेनिंजोकोकल वैक्सीन। और मेनिंजोकोकल वैक्सीन नॉर्मली वैक्सीनेशन शेड्यूल में तो नहीं आता है, पर मेनिंजोकोकल वैक्सीन यूज करते हैं। मेनिंजोकोकल वैक्सीन जो होता है वो किल्ड सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन होता है, 0.5 ml सबक्यूटेनियस लगाया जाता है ना। इसके अलावा एक वैक्सीनेशन शेड्यूल में जो वैक्सीन काम में लिया जाता है वो हिब वैक्सीन होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। तो वो थोड़ा अलग है, वो भी मेनिंजाइटिस के रोकने के लिए दिया जाता है। लेकिन मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का प्रिवेंशन है मेनिंजोकोकल वैक्सीन। ये किल्ड वैक्सीन है, सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन है, 0.5 ml सबक्यूटेनियस लगाते हैं। मेनिंजोकोकल वैक्सीन किल्ड सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन 0.5 ml सबक्यूटेनियस को यूज में लिया जाता है ना। डीपीटी जो है वो गलती से हमने यहाँ पे जो है टाइप हो गया है, तो इसको ये ना पढ़िएगा। मेनिंजोकोकल वैक्सीन है, किल्ड सेलुलर फ्रैक्शन वैक्सीन है, 0.5 ml सबक्यूटेनियस को लगाया जाता है। ये जो वैक्सीन है, इसके लगाने की साइट जो होती है वो थाई पे ही लगाते हैं, एंटेरोलेटरल थाई पे, मिडल 1/3 जगह पे जो है वैक्सीन को लगाया जाता है, एंटेरोलेटरल थाई वाले एरिया के अंदर। वैक्सीन जो होता है वो अवेलेबल होता है ग्रुप्स के अंदर, अलग अलग तरीके की इसकी कैटेगरी होती है, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप सी और ग्रुप वाई के नाम से इसको जानते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये वैक्सीन जो है ग्रुप बी मेनिंजोकोकस के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो ये पूछा हुआ सवाल है कि वैक्सीन कौन सी कैटेगरी अवेलेबल नहीं होती है, तो ग्रुप बी नहीं होती है, ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप वाई ये सब होता है, पर ग्रुप बी जो है वो अवेलेबल नहीं होता है मेनिंजोकोकल वैक्सीन के अंदर। वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है प्रेग्नेंट लेडी को, और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है इन्फेंट और चिल्ड्रन जिनकी उम्र 2 साल से कम है। और इसका रीजन माना जाता है इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस डेवलपमेंट, है ना। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा प्रेगनेंसी में, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा इन्फेंट और 2 साल से छोटे बच्चों में। तो हमने लिखा यहाँ चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर, जिसमें इन्फेंट एज भी आ जाती है जो 1 साल से कम है, और इसके बाद में 1 साल और, मतलब 2 साल से छोटे बच्चों में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस, है ना। क्यों है? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजिक इम्यूनोलॉजिक टॉलरेंस, इनके डेवलपमेंट के कारण ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, सेरिब्रो स्पाइनल फीवर भी हमने इसको बोला। पॉजिटिव एजेंट निजीरिया मेनिंजाइटिस है, एंडेमिक डिजीज है इंडिया के अंदर, इसको एंडेमिक डिजीज के रूप में हम लेते हैं। और बीमारी जो है इसमें जो कैरियर है वो ज्यादा डेंजरस है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है कैस के से। मीन ड्यूरेशन जो है वो टेम्पररी कैरियर 10 महीने तक रहता है, एंडेमिक के समय 70 to 80% कैरियर ही डिजीज ट्रांसमिट करता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने पढ़ा। और इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो ऑन एंड एवरेज 3 to 4 डेज है, 2 से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। कैस फेटेलिटी रेट 80% है, लेकिन अगर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर ले तो उसको 10% से भी कम कर सकते हैं। बीमारी में ट्रीटमेंट जो है, बीमारी होने के बाद में ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन मानते हैं कैस की, और कैरियर अगर है तो रिपाम्पिसिन, और कीमोप्रोफिलैक्सिस भी रिपाम्पिसिन देता है 600 मिलीग्राम बीडी फॉर 2 डेज। इस बीमारी में जो कैरियर है उसको पेनिसिलिन इरेडिकेट नहीं कर सकता, इसलिए रिपाम्पिसिन काम में लेते हैं। प्रिवेंशन का तरीका है वैक्सीनेशन, और मेनिंजोकोकल वैक्सीन लगाते हैं, किल्ड वैक्सीन ए सेल्यूलर फ्रैक्शन वैक्सीन है, 0.5 ml सबक्यूटेनियस लगता है एंट्रोलेटरल थाई के ऊपर। और बूस्टर डोज देनी पड़ती है वैक्सीन की हर 3 साल बाद में, एवरी 3 ईयर जो है। ये जिस वैक्सीन की हमने बात की, इस वैक्सीन को एवरी 3 ईयर्स हम इसको क्या देते हैं? बूस्टर डोज देनी पड़ती है हर 3 साल के अंदर वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये बीमारी थी मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, और ये सारी बातें जो है वहाँ पे खास रहती है।
इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। और एक जिम्मेदारी जरूर उठाएं कि आप चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हमारी ये कोशिश जो है वो रंग ला सके, और बहुत बड़े लेवल तक बहुत बड़े लेवल तक हमारे प्रोफेशन के डिफरेंट टाइप के जो स्टूडेंट्स है उनको फायदा हो सके। तो ये काम, छोटी सी जिम्मेदारी आपको उठानी है, और मैं समझता हूँ कि आप इसको जरूर करेंगे। धन्यवाद।